एमसीडी स्कूल को मैं अक्सर बोलता हूँ कि एजुकेशन का जो लेवल है भ्रष्ट है। तो आज भी जो है ना, जो हम कह सकते हैं कि मामूली सा एजुकेशन लेवल मामूली सा बढ़ा होगा, लेकिन ओवरऑल आज भी जो है ना स्कूलों में कोई टीचिंग नाम की चीज़ नहीं है। अगर हम स्कूल में जाके प्रिंसिपल से पूछते हैं कि ये जो 4 टीचर कहाँ हैं, करें साहब वो एप्लीकेशन निकाल के दिखा देता है। मतलब एडवांस में एप्लीकेशन रखी हुई होती है कि जब कोई पूछने आ जाए तो आप बता दो कि सब छुट्टी पर है। तो ये सारा एक तरीके से डिज़ाइन तरीका का है। गवर्नमेंट स्कूल को विजिट किया, एमसीडी स्कूलों को विजिट किया, तो मैंने देखा कि एमसीडी स्कूल के अंदर जो है वो लगभग सारे डेस्क जो है टूटे हुए हैं। जय हिंद एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉ स्ट्रीट भारत और मैं हूं आपकी होस्ट महिमा काकड़। भारत की शिक्षा प्रणाली अक्सर सुर्खियों में रहती है, चाहे आप इसकी एजुकेशन सिस्टम की बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। खबरें आती हैं कि किसी स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, किसी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कहीं बच्चे ही नहीं आ रहे। हमारे साथ एक एडवोकेट जो है अशोक जी मौजूद हैं यहाँ पर, जो पिछले सालों में कई लीगल रिसर्च कर चुके हैं और कई स्कूलों में जाकर देख चुके हैं कि वहाँ की ग्राउंड यानी कि जमीनी हकीकत क्या है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, शुरुआती तौर पर हम दिल्ली में इस वक्त बैठे हैं, दिल्ली से शुरुआत में करना चाहूँगी। आप दिल्ली के स्कूलों में गए, एमसीडी स्कूलों में आप गए, दिल्ली गवर्नमेंट के आप स्कूलों में गए, क्या कुछ आपने देखा? देखिए, मैं ना दिल्ली के एमसीडी स्कूल और दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स, लगभग 1000 के करीब दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल है और 1500 राइट नाउ एमसीडी स्कूल्स हैं। तो इन स्कूलों को ना मैं पिछले 25 साल से, मतलब 25 साल पहले शुरू किया था इंस्पेक्शन करना, जब हमने पहला केस हाई कोर्ट में डाला था कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी स्कूल में। तो उस वक्त तो बहुत ही बुरी हालत थी। आप देखो, एमसीडी स्कूल कोई शायद होगा जिसका बाउंड्री वॉल होगा उस वक्त। अच्छा। और उस वक्त 1847 स्कूल थे। अच्छा। एमसीडी के ना 1847 स्कूल थे। और शायद कोई बाउंड्री वॉल होगा किसी स्कूल का, वरना। और दिल्ली गवर्नमेंट की भी ऐसी हालत थी कि बहुत सारे स्कूल जो थे वो टेंट में चलते थे, टिन शेड्स में चलते थे, और मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और पानी टॉयलेट्स का हालत ख़राब था, ड्रिंकिंग वाटर का हालत ख़राब था। मतलब ये हालत आपको मैं 1997-98 की बात बता रहा हूँ। और हाई कोर्ट में जो केस डाला था वो हाई कोर्ट ने कम से कम 10 साल मॉनिटर किया। तो और टाइम टू टाइम ऑर्डर करा, अफसरों को बुला के खिंचाई करी, दिल्ली गवर्नमेंट के भी, एमसीडी के। और उसका रिजल्ट हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है वो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। अभी आम आदमी पार्टी आने के बाद इन्होंने थोड़ा सा और इंफ्रास्ट्रक्चर किया, लेकिन वो किया इन्होंने जो प्लेग्राउंड्स थे उसकी कॉस्ट पे किया, जो कि मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन में बच्चों के हित में है। प्लेग्राउंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट एनीवे, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि एमसीडी स्कूल को मैं अक्सर बोलता हूँ कि एजुकेशन का जो लेवल है भ्रष्ट है। दिल्ली गवर्नमेंट का बैड है, मतलब एमसीडी का तो बहुत ही बुरी हालत है। तो आज भी जो है ना, जो हम कह सकते हैं कि मामूली सा एजुकेशन लेवल मामूली सा बढ़ा होगा, लेकिन ओवरऑल आज भी जो है ना स्कूलों में कोई टीचिंग नाम की चीज़ नहीं है। अभी अब सुबह सुबह बच्चे ने मुझे, एमसीडी स्कूल के 5वीं क्लास के बच्चे ने जहांगीरपुरी के भेजा है वीडियो, और वो कह रहा है कि 5 दिन से मेरा कोई टीचर नहीं आ रहा और मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। अभी पिछले 10-15 दिन पहले भी भलसवा से एक बच्चे ने भेजा था जो 3री क्लास का था, वो भी कह रहा था कि 3 दिन से मेरा टीचर ही नहीं आया। सो टीचर सर है ही नहीं या एब्सेंट रह रहे हैं, मतलब क्या आपने? नहीं, एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि 10% जो है ना एमसीडी स्कूल और दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एट ऑल टाइम टीचर्स जो है ना लीव पर होते हैं या किसी और वजह से एब्सेंट होते हैं, और इनके पास कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं है, तो वो शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है। और बहुत सारे टीचर आते हैं, अपने काम दूसरे कामों में चले जाते हैं, कोई उनको पूछता नहीं है। स्कूलों में हमने ये भी देखा है कि अगर हम स्कूल में जाके प्रिंसिपल से पूछते हैं कि ये जो 4 टीचर कहाँ हैं, करें साहब वो एप्लीकेशन निकाल के दिखा देता है। मतलब एडवांस में एप्लीकेशन रखी हुई होती है कि जब कोई पूछने आ जाए तो आप बता दो कि सब छुट्टी पर है। तो ये सारा एक तरीके से डिजाइन तरीका का है। और पीछे हमने दिल्ली गवर्नमेंट के जो नॉर्थ ईस्ट में कोई
2.25 लाख बच्चे पढ़ते हैं वही 47 स्कूल्स के अंदर, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर। तो वहाँ पे हमने जब देखा, दो साल पुरानी, तीसरा साल हो गया अब तो, हमने देखा कि बहुत सारे स्कूलों में जो है बच्चों को सिर्फ 2 घंटे के लिए पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं एक दिन में, या अल्टरनेटिव डेज पे बुला रहे हैं। और ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा, अभी तक चलता रहा। और अभी भी जो है ना, जब हाईकोर्ट ने इनकी खिंचाई करी है दिल्ली सरकार की, तो इन्होंने क्या किया है कि उनको किसी को लाइब्रेरी में बिठा दिया है, अच्छा, किसी को जो आपके लैब्स होते हैं उसमें बिठा दिया है, जो टीचर का स्टाफ रूम होता है उसमें बिठा दिया है, जो प्रिंसिपल का रूम है उसमें क्लास लगा दी है। मतलब आज ये नहीं कह सकते हैं कि वो 2 घंटे की पढ़ाई हो रही है, लेकिन ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ाई होगी क्या? सर कौन सा एरिया था ये आपका केस है? ये थोड़ा इस पे हमें, ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ना, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वो जहाँ मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज की है, और वहाँ पे कम से कम नहीं तो 15-20 स्कूलों के अंदर यही हो रहा था। ओके। तो पढ़ाई नहीं, तो अब ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स है। तो अभी पीछे मैंने विजिट भी किया, गवर्नमेंट स्कूल को विजिट किया, एमसीडी स्कूलों को विजिट किया। तो मैंने देखा कि एमसीडी स्कूल के अंदर जो है वो लगभग सारे डेस्क जो है टूटे हुए हैं। अच्छा। अब डेस्क से टूटे हुए बच्चे बैठेंगे कहाँ? हाईकोर्ट को बताया, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, एमसीडी को लगाई, दिल्ली सरकार को लगाई। वहाँ भी यही हालत हो रही थी कि टूटे हुए बेंचेस पे बैठे हुए थे। पर दिल्ली सरकार तो सर काफी बड़े बड़े दावे करती है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, काफी बदलाव किए हैं हमने, और अक्सर खबरें भी आती हैं कि एजुकेशन सिस्टम, तो आपको क्या लगता है कि जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है? मुझे लगता है ये सारा मतलब 100% प्रोपोगंडा है, और 100% जो है ना ग्राउंड रियलिटी में 100% फेलियर है। तो मतलब जब एक्चुअली में पढ़ाई नहीं होती। अभी आप एक और चीज देखो ना, इंटरेस्टिंग चीज ये देखो कि 6 बिल्डिंगें 4 साल पहले, 5 साल पहले तैयार हो गई थी। हाँ जी। और वो बिल्डिंगें ट्रांसफर ही नहीं हुई। हाँ जी, वो केस भी काफी हाईलाइट हुआ था, क्योंकि कुछ पैसा जो था ना वो पीडब्ल्यूडी को दिल्ली सरकार ने देना था। ओके। और वो पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार को देना था, जिससे कि वो काम करके उसको हैंडओवर करते जी। तो अब आप देखो कि 6 बिल्डिंगें 5 साल से तैयार खड़ी है और बच्चों को मिल नहीं रही है। उसका नतीजा क्या हुआ? जैसे मुकंदपुर एक बिल्डिंग है जी। मुकंदपुर के स्कूल में मैं गया। आप देखो वहां पे उसके अंदर 4000 बच्चे, लड़कियां सुबह पढ़ती हैं, 4000 करीब शाम को पढ़ते हैं लड़के। क्योंकि जगह नहीं है तो ऑन रिकॉर्ड 2000 बच्चे सिर्फ सुबह आते हैं, 2000 बच्चे शाम को आते हैं, और ये सालों से सिलसिला चल रहा है। ओके। और ऑफ द रिकॉर्ड 8000 बच्चे हैं और ऑन द रिकॉर्ड 4000 बच्चे। हाँ, बस 4000 बच्चे आते हैं, क्योंकि अगर वो आ जाए तो बैठने की जगह नहीं है। तो ये चीज मतलब अभी एडमिटेडली जो है ना दिल्ली सरकार में और एमसीडी स्कूल के अंदर 30% बच्चे ऑन एवरेज स्कूल ही नहीं आते। ये खुद में बहुत गंभीर इशू है। मैंने सेक्रेटरी और एजुकेशन डायरेक्टर से भी ये इशू लिया है कि भाई आप इसको एड्रेस करो। लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब क्योंकि स्कूल अट्रैक्टिव नहीं है। एक बहुत बड़ा कारण तो ये है कि हमारे जो सरकारी स्कूल है वो अट्रैक्टिव नहीं है, इसलिए बच्चे स्कूलों में आते नहीं है। अट्रैक्टिव सर, यहाँ पे अट्रैक्टिव का मतलब ऐसा लगे कि रात को बच्चा सोए भी नहीं, नींद ना आए, उसको लगे कि सुबह हो तो मैं जल्दी जाऊँ, स्कूल जाऊँ, वहाँ कुछ खेलूंगा, मेरे टीचर मेरे साथ बातचीत करेंगे, मेरे को एंगेज करेंगे। है तो वो उस तरीके का अट्रैक्शन यहाँ पे सरकारी स्कूल में, और ये फिनोमिना पूरे कंट्री के अंदर है। कंट्री में तो आप ये देखो, मैंने बहुत सारे स्टेट्स को विजिट किया है। अब ये समझो 25 साल में मेरे ख्याल से शायद हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जिसके गवर्नमेंट स्कूलों को मैंने विजिट नहीं किया। आज की तारीख में 50% जितने एनरोल्ड है, मतलब 20 करोड़ के करीब बच्चे हमारे सरकारी सिस्टम में एनरोल्ड है। आप देखो कितना फ्लॉट है कि 50% बच्चे आते ही नहीं है स्कूलों के अंदर। दिल्ली तो फिर उसके हिसाब से थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि यहाँ तक 30% है, लेकिन ऑल इंडिया अगर आप लोगे तो 50% बच्चे नहीं आते हैं। इसका मतलब 10 करोड़ बच्चे आपके जो एनरोल्ड है वही आउट है। और इसके अलावा जो चाइल्ड लेबर है 7-8 करोड़, और वो चाइल्ड लेबर भी इन दिनों बढ़ी है, क्योंकि इकोनॉमिक जब हालत खराब होती है लोगों की, पीछे कोविड की वजह से देखने को मिला, माइग्रेशन लेबर बढ़ी है, तो वो जो चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं बच्चे, जो उनको स्कूल में होना चाहिए, वो भी नहीं है।
अब आप देखो कम से कम 2.5-3 करोड़ बच्चे हमारे जो स्कूल एज के हैं ना, वो डिसेबल्ड है, मतलब डिसेबल्ड बच्चे हैं जिनको हम पर्सन विद डिसेबिलिटी बोलते हैं या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी बोलते हैं। उनको भी मेन स्कूल्स में होना चाहिए। वो आउट ऑफ स्कूल है। 1%, 2% जो बहुत साल पहले भी यही हालत थी, आज भी जो है ना 1-2% बच्चे जो है ना डिसेबल्ड बच्चे हमारे स्कूलों के सिस्टम में है, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी, वो डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है, वहाँ पे कोई रैम नहीं है। अब बच्चा कैसे जाएगा, उसको अगर व्हील चेयर चाहिए तो आपने व्हील चेयर नहीं प्रोवाइड करी है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो वो आपने प्रोवाइड नहीं किया है। तो ये सब ऑब्स्ट्रक्शंस है ना। तो इस तरीके से करोड़ों बच्चा जो है वो, एक और फीचर बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक फीचर क्या इंटरेस्टिंग है कि जो ओल्डर गर्ल्स होती हैं वो ड्रॉप आउट हो जाती है, क्योंकि उनके घर में बच्चा पैदा होता है, उनका बहन या भाई पैदा होता है ना, तो उसको कौन रखे। अच्छा। तो ओल्डर गर्ल लुकिंग आफ्टर द सिबलिंग, वो कोई तीसरी क्लास में या चौथी क्लास में पढ़ रही है तो वो शिकार हो जाती है उसको। मैंने एक दो जगह देखा भी है स्कूलों के अंदर। मैंने बिहार में देखा है, बिहार में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा है कि जो बड़ी लड़की है ना वो छोटे बच्चे को भी अपने साथ स्कूल में ले आती है। अच्छा। और अपने वहीं बैठा रहता है या छोटे और दूसरे बच्चों के साथ खेलता रहता है, उसको खाना पीना भी दे देते हैं। बट मैंने दिल्ली के अंदर बहुत सारे स्कूलों में देखा जहाँ बड़ी लड़की ने जब कहा कि मैं छोटे बच्चे को भी लाऊंगी तो उसको भी निकाल दिया, बड़ी लड़की को भी स्कूल से निकाल दिया, क्योंकि ये एमसीडी स्कूल्स की बात हो रही है। एमसीडी दिल्ली गवर्नमेंट, मतलब वो नहीं बैठने देते किसी को। ओके। वहाँ ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि छोटा सा बच्चा अगर 2 साल का है तो वो अपना ले आए और वो, तो आपको उनके लिए स्कूल में क्रैच का सिस्टम रखना चाहिए। मतलब क्वेश्चन ये है कि कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है जिससे बच्चा जो है ड्रॉप आउट हो जाता है, बच्चे की एजुकेशन अधूरी हो जाती है। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट के रिजल्ट्स को देखेंगे ना, आप ये बोलते हैं 10वीं और 12वीं में हमारा इतना अच्छा रिजल्ट मैं वही उसी सवाल पे आने वाली थी कि एजुकेशन सिस्टम अच्छी की बात बोलते हैं, हमारे रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे बच्चों के सर्टिफिकेट्स देखे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, वो सब लगभग 33% पे पास होते हैं, और उनके पास बहुत सारे लोगों के पास ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो उनको फ्यूचर में कहीं ले जाने वाले नहीं है। ओके। आप देखो ना, दिल्ली सरकार का तो एक नमूना मैं आपको पेश करूं जो मैं हमेशा बड़ा बोलता हूँ भयंकर है। 2015-16 के अंदर ये आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इन लोगों ने क्या किया, 1,30,000 बच्चे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर 9th क्लास में फेल हो गए। इन्होंने कान पकड़े सबको निकाल दिया और ये बोला तुम ना पत्राचार में जाओ, हम नहीं तुम्हें रखें। मतलब मेन सिस्टम से हटा दिया। और पत्राचार में क्या होता है कि आप 9th फेल भी है ना, तब भी आप 10वीं में आप पेपर दे सकते हैं। तो एक लोगों को ये भी लगा कि यार ये 10वीं कर लेगा मेरा बच्चा तो, और इन्होंने कहा कि सारे बच्चे पास हो जाएंगे और 11वीं में फिर हम रख लेंगे। आप हैरान हो गए कि सिर्फ 1,30,000 बच्चों में से 64,000 बच्चे एनरोल्ड हुए पत्राचार से, और उसमें 2,500 पास हुए, सिर्फ उसमें से भी 2,500 पास, 2,500 पास हुए। और 2,500 के बाद फिर कंपार्टमेंट आई लोगों की, फिर 2,500 और हो गए। मतलब 5,000 बच्चे सिर्फ 1,30,000। पहले तो बहुत सारे तो शुरू में ड्रॉप ही हो गए, पता ही लगा कहाँ गए। तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या करा, ऐसे ही 2018-19 में कितने 42,500 10वीं की लड़कियां फेल हुई। 10वीं में लड़के और लड़कियां फेल हुई, उन सबको निकाल दिया इनको। हमने हाई कोर्ट में केस किया। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, आप ऐसे नहीं निकाल सकते। तो इन लोगों ने फिर भी जो है ना, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जो एडमिशन लिए ना, वो सिर्फ 2,500 या 3,000 एडमिशन लिए। बाकी सबको इन्होंने गोली देके NOIS में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ओपनिंग में या ओपन स्कूल में, मतलब सबको निकाल दिया। इस तरीके से लगभग मैं क्या सकता हूँ कि 2015 से लेकर 2024 के अंदर कम से कम इन्होंने 8 लाख बच्चे जो है ना, 8 या 9 लाख बच्चे इस तरीके से, और उसमें मैक्सिमम लड़कियां थी। क्या तो एजुकेशन सिस्टम से ही बाहर निकाल दिया, एजुकेशन सिस्टम से हटा दिया उनको। 8 लाख बच्चे, किस तरीके का विजन है इनका। तो मतलब धरती के ऊपर यह लगता है कि हालत बहुत ही खराब है पढ़ाई की। तो स्कूल एजुकेशन तो, और एजुकेशन को लेके ही आपको पता है सर, काफी चर्चा में रहती है आम आदमी पार्टी, और कहते हैं कि भाई हम एजुकेशन को लेकर काम कर रहे हैं, आप हमारा काम देखिए। तो इस तरह की जैसे आप रिपोर्ट बता रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही उसके अपोजिट है। इसको कह सकते हैं एक लाइन में कि फ्लॉप जो है ये सारा का सारा एजुकेशन के ऊपर, तो बहुत मतलब हालत खराब है।
इसके अलावा अभी एक केस हुआ था जिसके अंदर हमने देखा कि कितने 2.5-3 लाख बच्चों के ना अकाउंट ही नहीं खुले थे एमसीडी के अंदर। इसी तरीके से कोई 1.5-2 लाख बच्चों के अकाउंट दिल्ली गवर्नमेंट में नहीं खुले। तो वो जो उनको स्टेचुटरी बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे वो स्टेचुटरी बेनिफिट ही नहीं मिल रहे थे पिछले 5 साल से। मतलब जो ड्रेस का पैसा, स्कूल की बुक्स का पैसा, जो डायरेक्ट उनको अकाउंट में जाता था वो जा ही नहीं रहा था क्योंकि अकाउंट ही नहीं खुले। और आज भी ये हालत है कि बहुत सारे बच्चों के अकाउंट नहीं खुल पा रहे हैं फॉर वन रीजन और अनदर। उनको वो बेनिफिट मिल नहीं रहा। जैसे राइटिंग मटेरियल है, आपका नोटबुक्स है और कुछ स्कॉलरशिप्स होते हैं, वो उनको मिल ही नहीं रहा। और एक इंटरेस्टिंग चीज अब की बार ये हुआ, मतलब वैसे तो इनके यहाँ ये था कि जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं ना 8वीं क्लास तक के टेक्स्ट बुक्स जो है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट में इनको देने हैं, टेक्स्ट बुक्स देनी है फ्री। तो अभी आप देखो लगभग 8 लाख बच्चे ना पहली क्लास से 8वीं तक दिल्ली गवर्नमेंट में है और 7 लाख बच्चे जो है ना पहली क्लास से 5वीं तक एमसीडी में है। तो 7 और 8 15 लाख हो गए ना। सेशन शुरू हो गया अप्रैल में, किताब नाम की कोई चीज नहीं है। और हाई कोर्ट ने तो एमसीडी कमिश्नर को बुला के काफी डांट लगाई और वहां पे ये पता लगा कि साहब मतलब ये आर्गुमेंट दी गई कि क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है इसलिए जो पैसा चाहिए इस खरीदने के लिए उसका अप्रूवल नहीं होगा। तो फिर हाई कोर्ट ने बहुत ही उसके अंदर कमिश्नर को फिर ऑर्डर करके कि कमिश्नर को बाईपास करके वो मेथड स्टैंडिंग कमेटी का कमिश्नर को पावर दे दी कि भाई आप बच्चों की पढ़ाई तो करिए। और उन्होंने ये आर्गुमेंट दी क्योंकि अरविंद केजरीवाल क्योंकि जेल में है इसलिए स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी। तो उसमें भी काफी हाई कोर्ट ने ना उसमें लिखा कि कितनी मतलब खराब बात है कि बच्चों के राइट्स को किस तरीके से वायलेट हो रहा है। तो ये स्टैंडिंग कमेटी का जो इशू है सर, ये एजुकेशन को लेके मैंने देखा कि अभी आप जैसे इसको बता रहे हैं कि एक एक्सक्यूज दिया गया। ये जब कूड़े की सफाई की बात आती है, वो जो पहाड़ बने हुए कूड़े के, उस टाइम पे भी ये एक्सक्यूज दिया जाता है क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का जो इशू है सुप्रीम कोर्ट में है, वहां से फैसला नहीं आया है इसलिए जो है देरी हो रही है। तो ये वाकई में एक वजह है या फिर इसको सिर्फ एक्सक्यूज बना दिया जाता है? नहीं, लेकिन अगर पैसे की स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूवल के बगैर आप खर्च नहीं कर सकते तो नेचुरली स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं बनी? वो कहते हैं कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है तो उनके बगैर ये बन नहीं सकती है। तो भाई आप इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा देके दूसरा चीफ मिनिस्टर रखिए। मतलब ये चीजें सब डिले करने से तो कोई फायदा नहीं है ना आपको। अभी कॉर्पोरेशन के अंदर भी जो अभी मैं एक स्कूल में विजिट करके आया था मंगोलपुरी अभी 3-4 दिन पहले ही, वहां पे कम से कम नहीं तो 200 बच्चे जमीन के उस पे बैठे थे दरी के ऊपर, उसको टाट पट्टी भी बोलते हैं। और एक क्लासरूम में तो मैंने जब दरी देखी तो दरी फटी हुई थी वो। तो वहां पे जब मैंने मालूम किया कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है कि इनको डेस्क नहीं मिल रहे, तो उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी हुई है। अच्छा, इसलिए वो पैसा सैंक्शन नहीं हो रहा है और इसलिए ये डेस्क नहीं आ रहे। अब स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी तो ऐसे सालों साल आप बच्चों को ऐसे बिठाएंगे। और कितने शर्म की बात है, आज 57 साल आजादी के हो गए लगभग, आज भी बच्चे जो है वो जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं। और मुझे एक टीचर वहाँ पे कंप्लेंट करी जब मैं 5वीं क्लास में था। उसने कहा कि इन बच्चों की जो नीचे जमीन पे बैठे रहते हैं ये और पढ़ते हैं तो इनकी जो बैकबोन है, बैकबोन इसमें प्रॉब्लम होती है। वैसे ही करके देखना पड़ता है बच्चों को। तो बैकबोन में मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को। तो मतलब ऐसा मतलब इतनी मतलब क्या कहें अंधी बहरी गूंगी सरकारें हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन है। सर क्योंकि केजरीवाल जेल में है इस वजह से एजुकेशन पे फर्क पड़ रहा है, तो मतलब ये क्या है? ये नहीं, ये तो इनकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है ना। बट बाय चाइल्ड शुड सफर। अब कहने को तो आपका फंडामेंटल राइट है और जिस चीज को लेके आप इतना बोल रहे हैं कि हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हम इसके लिए ही सरकार में आए हैं, तो आप उसी को सफर करवा रहे हैं। और फंडामेंटल राइट का मतलब समझते हो जो जिसका कंप्रोमाइज नहीं कर सकते आप। फंडामेंटल राइट वो होता है जिसको नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग। तो यहाँ तो हर चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, जो मैंने इतने सालों में इतनी जगहों में विजिट किया और कहाँ पे औरंगाबाद हाई कोर्ट में केस किया, नागपुर हाई कोर्ट में केस किया महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, पंजाब सरकार के खिलाफ जम्मू उसमें किया, चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के खिलाफ किया, अभी राजस्थान का ऑलरेडी केस चल रहा है।
गढ़चिरौली में विजिट किया, वो भी नागपुर में चल रहा है। तो मैंने ये देखा, मतलब मेरा ओवरऑल व्यू ये है कि जो गवर्नमेंट्स है ना, वो पब्लिक स्कूल्स के अंदर, पब्लिक स्कूल का मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पैसा ही नहीं खर्च करना चाहती है। ओके, दिस इज मतलब पूरे ऑल इंडिया पिक्चर दे रहा हूँ मैं आपको जी। पैसा ही नहीं खर्च करना चाहती, नंबर एक, इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहती। चौक तक कई बार जो है ना वो बच्चा खरीद के लाता है स्कूल में, चौक के लिए चौक भी खरीद के लाता है। मतलब हाइट है, अगर वो चौक नहीं लाए तो चौक वो बोर्ड पे आप लिख ही नहीं सकते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप, और दूसरा एक और जो फैक्टर है ना बहुत क्लियर है, आई एम वेरी वेरी क्लियर कि क्लास डिवाइड, रिच एंड पुअर, ये सारा सिस्टम ना डिजाइंड है। ऐसा नहीं है ये वैसे ही हो रहा है, ये डिजाइंड है। डिजाइंड क्या है कि जो बच्चे गरीबों के हैं, जो बच्चे शेड्यूल्ड कास्ट, ऐसी बैकवर्ड क्लासेस के हैं, इनको एजुकेशन नहीं देनी है। ये एक समझ है, ये प्री प्लान्ड है, ये पूरा डिजाइंड है। देखिए ना, अगर ये स्कूल इतने अच्छे हैं तो जो टीचर है उनके बच्चे क्यों नहीं इसमें आते? गवर्नमेंट स्कूल के चपरासी तक के जो बच्चे हैं ना वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और जो लोग मैनेज कर रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है या मिनिस्टर्स हैं, उनके बच्चे क्यों नहीं आते अगर बहुत अच्छे हैं तो? लेकिन अच्छे बनने चाहिए, मतलब ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं बनने चाहिए, क्योंकि अगर जो नहीं बनेंगे तो और लेफ्ट आउट होंगे बच्चे जी। और जो हमारे मासिस के बच्चे हैं ना, उनकी सिर्फ और सिर्फ यही होप है, क्योंकि वो तो प्राइवेट स्कूल में जा नहीं सकते। तो कोई ये कहे कि हम बगैर गवर्नमेंट स्कूल के देश के बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल गलत होगी। तो ये बहुत जरूरी है इनको जो है ना इम्प्रूव करना। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के सरकारी स्कूलों को, सारे सरकारी स्कूलों को आप केंद्रीय विद्यालय के लेवल पे ले आए, तो मैं ये कहता हूं कि अगले 48 घंटे के अंदर जो पेरेंट अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, फीस देते हैं, 50% जो है ना वो अपने बच्चों को विड्रॉ करके जो है आपको गवर्नमेंट स्कूल में ले आएंगे, जिसको केंद्रीय विद्यालय हम कहेंगे। लेकिन कोई तैयार नहीं है इस तरीके का बनाने के लिए। तो अभी क्या होता है कि ये नमूने के तौर पे कुछ गिनती के अच्छे स्कूल बना देते हैं, सरकारी सिस्टम में अच्छे स्कूल बना देते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय है, आपका नवोदय विद्यालय है, ऐसे आर्मी के स्कूल है, कोई मेरे ख्याल से 15-20 टाइप के स्कूल होंगे, लेकिन वो कुछ ही लोगों को, एकलव्य स्कूल है ट्राइबल्स का है, तो वो कुछ स्कूल है, कुछ ही स्कूल है नंबर में जो कुछ ही संख्या के बच्चों को एड्रेस करते हैं। लेकिन जो करोड़ों करोड़ों बच्चे हैं उनके लिए तो कुछ होता नहीं, उनके तो पीने का पानी नहीं है, आज भी टॉयलेट नहीं है, डिसेबल्ड बच्चा जो है वो जा नहीं सकता। कई बार मैंने आंध्र प्रदेश में देखा कि उसने नल के सारे ऊपर लगा रखे, तो मैंने उससे बोला कि अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा है, चेयर पे, व्हील चेयर पे आएगा, तो वो तो पानी पी नहीं सकता, तो इस पानी को अरे तुम इस तरीके से नल के लगा सकते हो, एक इधर लगा दो, एक उससे नीचे लगा दो, उससे नीचे लगा दो, कि जो नीचे लेवल पे वो पी सकता है। तो समझ ही नहीं है, मतलब क्यों नहीं है समझ इसलिए नहीं क्योंकि ये गरीब बच्चे हैं। अगर ये लोग पढ़ लेंगे, अच्छी एजुकेशन इनको मिलेगी जो बहुत जरूरी है देश की तरक्की के लिए, तो ये फिर चैलेंज करेंगे ना, अपना हिस्सा मांगेंगे दौलत के अंदर। तो वो जो ऊपर बैठे हुए हैं ब्लैक रूलर, जिनको मैं ब्लैक रूलर बोलता हूँ, व्हाइट रूलर जो चले गए छोड़ के, लेकिन उसकी जगह ब्लैक रूलर जो है ना, उनकी भी टेंडेंसी वही है जो व्हाइट रूलर्स की। तो ये ब्लैक रूलर्स जिनको आप कह रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट को भी इस कैटेगरी में लेके आ रहे हो? सब है, सारे कंट्री के सारी सब स्टेट्स में। क्योंकि मेरे को लगता है सबको पता होगा कि जब आप गवर्नमेंट जो है वो सरकार बनाई थी, और जब भी बनाती है या फिर कोई भी भाषण ऐसा होता है, तो हमेशा ये आर्गुमेंट दिया जाता है, भाई हम तो एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर एडवोकेट अशोक जी का कहना है, जो वो अपनी ज़मीनी रिपोर्ट लेके आए हैं, उनका कहना है कि ज़मीनी हकीकत जो है वो कुछ और है। पेपर्स पे आप कितने मर्जी स्कूल खड़े कर लीजिए, जैसे कि हमने केस देखा कि 5 नए स्कूल बनाए गए, लेकिन वो 5 साल फिर ट्रांसफर ही नहीं हुए। तो ऐसे में जो बच्चे हैं जिनको वो स्कूल में होना चाहिए था, वो स्कूल में जा ही नहीं पा रहे हैं, और जो जा भी पा रहे हैं वो दरियों पे बैठ रहे हैं, और जो दरियों पे भी बैठ रहे हैं उनको टीचर मिल भी रही है, नहीं भी मिल रही है, इसका कोई ध्यान जो है वो प्रॉपर नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये कहना कि शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ है और सरकार आकर शिक्षा प्रणाली में सुधार कर रही है, ये सब जो है झूठ नजर आता है।
तो ऐसे में सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता को ये हाईलाइट करने के लिए और इस सच से वाकिफ कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही इस तरह की रिपोर्ट के लिए आप देखते रहिए लॉ स्ट्रीट भारत। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।